हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर बीपी सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वामी स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में। आज हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी का अर्थक्वेक का टॉपिक, जिसमें हम अर्थक्वेक का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 आप देख सकते हैं, पार्ट 1 आपको मिल जाएगा और ये पार्ट 2 में है। और पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि हमने 3 टॉपिक हमारे इसमें हमें कवर करना है। पहला पार्ट 2 में पहला जो टॉपिक है वो है अर्थक्वेक अर्थक्वेक्स इन इंडिया। ठीक है, पहला टॉपिक है अर्थक्वेक इन इंडिया। दूसरा टॉपिक होगा इसमें इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक। ओके, इम्पैक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक अर्थक्वेक्स। ठीक है, उसके बाद है कुछ टर्मोलॉजी है, कुछ टर्म्स पे बात करेंगे, जैसे एपी सेंटर है, सेस्मिक वेव्स क्या हैं, ये सब इस पे बात करेंगे। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे भूकंप और भारत। ठीक, तो सबसे पहली बात है कि इंडिया मेनली नॉर्दर्न इंडिया is earthquake sensitive region. Okay, earthquake sensitive area. Okay, तो भारत में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक नॉर्थ इंडिया में आते हैं। क्लियर है बात? तो इंडिया मेनली नॉर्थ इंडिया इज अर्थक्वेक सेंसिटिव एरिया। इन second point, in 2005 disaster management department, okay, department India divided into 5 zone. India divided या classified in 5 earthquake sensitive zone. Okay, 5 earthquake sensitive zone. Sensitive earthquake zone या सेंसिटिव जोन 5। ठीक है, तो 2005 में भारत को डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, आपको मालूम है 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी और 2 जनवरी 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का गठन हुआ। डिजास्टर मैनेजमेंट, कभी आपसे क्वेश्चन बनेगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, पहले तो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनाया गया, उसने डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आपदा प्रबंधन अथॉरिटी। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, इसी ने फिर इसको 5 जोन में डिवाइड किया। 1 से शुरू नहीं करके 2 से शुरू करते हैं, क्योंकि तो पूछेगा कि हाउ मैनी सेंसिटिव जोन इन इंडिया, तो 5 जोन सेंसिटिव इन इंडिया एज ए अर्थक्वेक सेंसिटिविटी। ओके, 5 जोन है। अब किसने डिवाइड किए, किसने बनाए हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने, आपदा प्रबंधन विभाग ने, भारत सरकार ने, आपदा प्रबंधन विभाग ने 2005 में इनको डिवाइड किया। अब हम आगे देखते हैं कौन कौन सा फर्स्ट है, कौन कौन सा सेकंड है, कौन कौन सा थर्ड है। फर्स्ट में 0 अर्थक्वेक है, इसलिए हम लोग सेकंड से शुरू करते हैं। सेकंड में अर्थक्वेक आएंगे, उससे ज़्यादा थर्ड में आएंगे, जितने थर्ड में आएंगे उससे ज़्यादा फोर्थ में आएंगे, और जितने फोर्थ में आएंगे उससे ज़्यादा फिफ्थ में आएंगे। यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ जोन बढ़ेगा वैसे वैसे सेंसिटिविटी बढ़ेगी।
यानी 5 zone is more sensitive than 4 and 4 is more than 3 and 3 is more than 2. ओके, अब हम बात करते हैं। तो चलिए, तो पहले हम बात करते हैं सेकंड सेंसिटिव जोन। सेकंड अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन। भारत में कौन सा है? हम दो चीजें समझते हैं। ये वो एरिया है जहां पर मिनिमम अर्थक्वेक आते हैं। कौन कौन से? हम पहले मैप बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये वो रीजन है जहां पर अर्थक्वेक बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, यानी चले, ये रीजन है, ये रीजन है, ठीक है, ये वाले रीजन है, ये है थर्ड जोन में। बात समझ में आई? कौन कौन से? सॉरी, हाँ, कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, ठीक है। तो कौन कौन से? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और लक्षद्वीप। ये वो रीजन है जहां पर अर्थक्वेक मिनिमम आते हैं। अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है, आपको पता है कैसे बन सकता है। उत्तराखंड दे देगा, एक तो उत्तराखंड दे देगा, बाकी 2-3 इसमें दे देगा, या 3 उधर के दे देगा, उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, और फिर एक इधर का दे देगा। पूछेगा मैक्सिमम किस में आता है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, बस ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं जोन थर्ड। थर्ड जोन में कौन कौन से रीजन हैं? थर्ड जोन में ये वाला एरिया है, ये वाला रीजन है, ये थर्ड जोन है, ठीक है। ये वाला एरिया है जो, ये थर्ड जोन है, ये थर्ड जोन है। कौन कौन सा? आंध्र प्रदेश, सॉरी, छत्तीसगढ़, झारखंड और एमपी। कौन कौन सा? 3 है, छत्तीसगढ़, झारखंड और एमपी, है ना। ये रीजन है जहां पर अर्थक्वेक थर्ड जोन में। अब बात करते हैं फोर्थ जोन की, है ना। फोर्थ जोन कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन है कि फोर्थ जोन में दिल्ली है, दिल्ली फोर्थ जोन में है, यानी ज्यादा सेंसिटिव है। उसके बाद यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ओके, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान और ईस्टर्न गुजरात, ठीक है। तो ये हैं, यानी कौन कौन से रीजन है आप देख रहे हो। एक तो है दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और ईस्टर्न गुजरात। तो पूर्वी जो गुजरात है वो, अच्छा, पश्चिमी गुजरात है ना, वो फिफ्थ में आता है। जो कक्ष वाला रीजन है वो फिफ्थ में आता है, ठीक है। तो एक चीज समझ में आ गया। तो हमने बोला कि अच्छा, फर्स्ट जोन कहीं है नहीं, मतलब 2 to 5 हैं, ओके।
तो सेकंड में कौन कौन से थे? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड लक्षद्वीप। थर्ड में क्या है? छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी। फोर्थ में कौन कौन से? दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, हरियाणा एंड राजस्थान, ईस्टर्न गुजरात। अब जो बाकी रीजन रह गए, है ना, बाकी जितने भी बचते हैं, वो फिफ्थ जोन में हैं। फिफ्थ जोन में कौन कौन से हैं? नॉर्दर्न हिमालयन स्टेट। आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना, नॉर्दर्न हिमालयन स्टेट, आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट है, बाकी स्टेट का भी नाम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ठीक है, ये है नॉर्दर्न हिमालयन स्टेट। सिक्किम है, चलो वो बाद की बताएंगे। उसके बाद वेस्टर्न गुजरात, ठीक है। अंडमान निकोबार, ओके, अंडमान निकोबार इज अ पार्ट ऑफ फिफ्थ जोन। रीजन मैं बताऊंगा अभी क्या है। और दूसरा है नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य हैं? 8 राज्य, ठीक है। वो सभी के सभी फिफ्थ जोन में आते हैं, सिक्किम से लेकर मणिपुर तक, सभी के सभी। तो नॉर्दर्न हिमालयन स्टेट, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये हो गया। उसके बाद है वेस्टर्न गुजरात, जो कच्छ वाला रीजन है। आपको पता है 26 जनवरी 2001 एक अर्थक्वेक आया था कच्छ में, 26 जनवरी 2001 भुज और कच्छ का जो रीजन है, यानी ये वाला जो रीजन है, ये वाला, इस वाला रीजन में यहाँ पर काफ़ी अर्थक्वेक सेंसिटिविटी है। तो इसका रीज़न पता क्या है? ये पैरेलल में नहीं है, मतलब सीधा सीधा नहीं है, ये घुमावदार है, तो इसलिए यहाँ पर अर्थक्वेक की सेंसिटिविटी ज़्यादा है, ठीक। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार क्यों इसका पार्ट है। अंडमान निकोबार, और ये तो समझ में आ गया भाई, हिमालय में जो स्टेट हैं, खासकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, ये तो ठीक है, मानते हैं। बट नॉर्थ ईस्ट क्यों? नॉर्थ ईस्ट इज अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालय। नॉर्थ ईस्ट इज अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय के पार्ट हैं, इसलिए वो है। और अंडमान निकोबार इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालय, ठीक है। तो अंडमान निकोबार है वो भी, यानी यहाँ से इस तरह से हिमालय चला है, आप देखोगे तो इस तरह से। तो ये जो अंडमान निकोबार है, ये भी हिमालय का पार्ट है। 2006 से पहले एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं था, लेकिन जो 2006 के बाद जो एनसीईआरटी आई है, उसमें क्लियर दिया हुआ है कि अंडमान निकोबार इज अ सबमर्ज रीजन, यानी डूबा हुआ भाग है किसका? ईस्टर्न हिमालय का। ईस्टर्न हिमालय का ये डूबा हुआ भाग है, और इसीलिए इसमें जितनी सेंसिटिविटी अंडमान निकोबार में है, यानी जितनी सेंसिटिविटी मणिपुर, मिजोरम में है, उतनी ही सेंसिटिविटी इसमें है। किसमें? अंडमान निकोबार आइलैंड में, ठीक। तो चलें, अब ये हो गया, तो ये समझ में आ गया आपको कि क्यों ये है। अब इस 8 स्टेट में आप जानते हो कौन कौन से स्टेट हैं? सिक्किम है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, ठीक है, ये हैं। तो इंडिया में आपको समझ में आ गया कि इंडिया में कौन कौन से रीजन हैं अर्थक्वेक के। यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इम्पैक्ट की। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक, है ना, अर्थक्वेक का इम्पैक्ट क्या हो सकता है। इम्पैक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, तो क्या क्या प्रभाव हो सकता है,
बताएं। अब इसमें क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सा इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, सबसे पहली बात है, देखो जब भी लैंडस्लाइड होता, जब भी अर्थक्वेक होता है ना, तो लैंडस्लाइड होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन सा अर्थक्वेक का इम्पैक्ट नहीं है, या कौन सा प्रभाव नहीं है, या कौन सा प्रभाव सबसे ज़्यादा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। देखो अगर मैं, जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, तो इस तरह से गिर जाऊँगा ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे, शायद थोड़ी बहुत चोट लगी, लेकिन मरूंगा नहीं। मरूंगा कब? जब ये छत गिरेगी, यानी जब ये भूस्खलन होगा तब। तो सबसे पहले अर्थक्वेक में क्या होता है? भूस्खलन होता है। ठीक है, लैंडस्लाइड होता है, सबसे पहले लैंडस्लाइड होता है। ठीक, उसके बाद क्या है? उसके बाद फ्लड आता है कभी कभी, जब फ्लड भी इससे आ सकता है। अच्छा, फ्लड कैसे आएगा? आप लोग सोच रहे हो फ्लड कैसे आ सकता है? जैसे मान लीजिए कोई नदी है, जैसे ये रिवर है ना, तो रिवर ये प्रॉपर फ्लो कर रही है, रिवर ये प्रॉपर बह रही है, और कोई लैंडस्लाइड हो के कोई बड़ा पत्थर का टुकड़ा यहाँ पे आके टकरा जाए, यहाँ पे आके टकरा जाए। ठीक है, तो इस रीजन में क्या हो जाएगा? बहुत बड़ी मात्रा में ये पानी है वो इधर उधर फैलना शुरू हो जाएगा, इधर उधर फैलना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा? यहाँ पर फ्लड आ जाएगा। तो फ्लड भी आ सकता है। उसके बाद क्या होगा? अर्थक्वेक से डिस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिकेशन या लॉस ऑफ कम्युनिकेशन, लॉस ऑफ कम्युनिकेशन, लॉस ऑफ कम्युनिकेशन। लॉस ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि इसमें रेलवे खराब हो जाएगा, रेलवे टूट जाएगा, इसमें रोड टूट जाएंगे, इसमें ब्रिज टूट जाएंगे, इसमें रेलवे, रोड, ब्रिज, और क्या क्या हो सकता है? रेलवे, रोड, ब्रिज, और जितने भी जैसे लाइन हैं, कैनाल्स हैं, वो टूट सकती हैं। तो टेलीफोन्स लाइंस हैं, है ना, जो टेलीफोन्स हैं सिस्टम, वो खराब हो सकता है। उसके बाद है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, जब किसी एरिया में बहुत तेजी के साथ भूकंप आता है, तो उस एरिया में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होगा। लैंडस्लाइड होगा तो वहाँ पे रहने वाले जानवर हैं, वो बेचारे, जैसे इंसान मर सकते हैं, तो क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, लॉस ऑफ, नेक्स्ट है इसमें लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लाइफ एंड प्रॉपर्टी, है ना, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, मतलब जान माल की हानि, जान माल की हानि हो सकती है। ठीक, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। उसके बाद और क्या हो सकता है? फायर, आग भी लग सकती है भूकंप में। कहां पर? फॉरेस्ट में भी, ठीक है, माउंटेन में भी, माउंटेन रीजन में भी, और बिल्डिंग में भी। ठीक है, बिल्डिंग्स में भी। तो ध्यान रखना है कि जंगलों में भी आग लग सकती है, और माउंटेन रीज, आपको पता है जंगल में कैसे आग लगेगी? जैसे मान लो ये दो पेड़ हैं बड़े बड़े, तो अगर वो हिलेंगे, स्पार्क होंगे, तो भी आग लग सकती है। उसके बाद कि अगर जैसे कोई लैंडस्लाइड हुआ, तो पत्थर से पत्थर आपस में टकराएंगे, तो भी आग लग सकती है। और बिल्डिंग में जो स्पार्किंग होगी, उससे भी आग लग सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। लाइफ का मतलब आप जानते ही हो,
जैसे मैंने बताया कि 1967 के कोयना के भूकंप में, है ना, 25,000 लोग मारे गए थे। अभी कुछ दिन पहले भूकंप आया है ना नेपाल में, आपको पता है नेपाल में भूकंप आया है। तो नेपाल में भूकंप आने का क्वेश्चन आगे, तो इस बार जो दिसंबर में एग्ज़ाम देने जा रहे हो आप लोग, या फिर जून में देने जा रहे हो, तो रिसेंटली में जो भी अर्थक्वेक आते हैं, है ना, तो उनका एक वो कितने रेक्टर पे आए थे वो आपको याद करके जाना है, और किस कंट्री में उनका फोकस था वो याद करके जाना है, और कौन कौन से प्लेट कन्वर्जन से आए थे वो आपको याद करके जाना है। जैसे मान लीजिए अभी शायद 5 या 7 अक्टूबर को अर्थक्वेक आया था नेपाल में, ठीक है। तो नेपाल में यानी इंडिया में जो भी अर्थक्वेक आता है, इंडिया में, म्यांमार में, नेपाल में, बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में जो भी अर्थक्वेक आते हैं, तो उसका रीज़न होता है दो प्लेटों का कन्वर्जन। कौन कौन सा? यूरेशियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। तो नेपाल में मैं आपको बता देता हूँ, है ना, नेपाल में जब भूकंप आया तो उसका रीज़न था दो प्लेटें। कौन कौन सी? यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और दूसरी थी इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, न्यूजीलैंड प्लेट, ठीक है। तो दो, अगर कभी आपसे पूछेगा कि नेपाल में जो भूकंप आया उसका क्या रीज़न था, उसका रीज़न था यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और न्यूजीलैंड प्लेट, यानी दो प्लेटों के कन्वर्जेंस। देखो, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड एक प्लेट है जो हमारा पार्ट है, उसके बाद जो यूरेशियन प्लेट है वो अलग प्लेट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेपाल वाला भाग, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ टर्मोलॉजी की बात थी, ठीक है। इसी में हम लोग कुछ टर्मोलॉजी की बात करते हैं। इम्पैक्ट क्या है वो समझ गए। लैंडस्लाइड हो सकता है जहाँ अर्थक्वेक आएगा, फ्लड हो सकता है जहाँ पर अर्थक्वेक होगा, लॉस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जो कम्युनिकेशन के जो भी हमारे माध्यम हैं, चाहे वो रेलवे हो, रोड हो, ब्रिज हो, टेलीफोन हो, वो सारे टूट सकते हैं। ब्रिज टूट सकता है, रेलवे टूट सकता है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता है उसका लॉस हो सकता है। लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लाइफ एंड प्रॉपर्टी मीन्स जान माल की हानि, यानी इंसानों की भी जान जा सकती है और एनिमल्स की भी जा सकती है। और उसके बाद है फायर, फॉरेस्ट फायर भी, जंगल में भी आग लग सकती है, माउंटेन में भी आग लग सकती है, और बिल्डिंग में भी आग लग सकती है। अब कुछ टर्मोलॉजी की बात कर लेते हैं। खासकर हम बात करेंगे कि एक तो होता है रेक्टर, मार्केली, ठीक है। एक है ना, जैसे होता है भूकंपीय तरंगें, है ना, भूकंपीय तरंगें यानी सेस्मिक वेव्स, ठीक है। रिक्टर पैमाना, रिक्टर। उसके बाद है मार्केली, ये सब की हम बात करेंगे। मार्केली, मार्केली। उसके बाद है एपीसेंटर, एपीसेंटर। उसके बाद है फोकस, ठीक है। इस पे हम 3-4 पे बात करेंगे, मतलब केंद्र। तो सेस्मिक वेव्स की बात करें, सेस्मिक वेव्स क्या है कि जब भूकंप आता है तो 3 प्रकार की सेस्मिक वेव होती हैं, पी, एस और एल, ठीक है। भूकंपीय तरंग, यानी जब भूकंप आते हैं तो 3 तरह की वेव्स आती हैं। पी वेव्स वर्क एज ए साउंड वेव्स, ठीक है, साउंड वेव की तरह काम करती हैं, और ये तीनों में चल सकती हैं। तीनों में, कौन से में? तीनों में ये ट्रेवल कर सकती हैं, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, ठीक है।
तो ये पी वेव्स हैं, दे वर्क एज ए साउंड वेव्स। साउंड वेव समझते हो, इनको माध्यम की जरूरत होती है। तो पी वेव्स इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी वेव्स। पी वेव इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी वेव्स। इनको सबसे पहले भूकंपी तरंगे कहते हैं, और ये तीनों में चल सकती हैं। हाँ, वैक्यूम में नहीं चल सकती, ठीक है। इनकी स्पीड मैक्सिमम होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। यानी इनका जो स्पीड है वो मैक्सिमम है, बहुत तेज चलती हैं, और जो फ्रीक्वेंसी है जो ये है, ये इस तरह से चलती हैं, इस तरह से बहुत तेज है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इनकी कम होती है, यानी बारंबारता जो है वो कम होती है, स्पीड ज़्यादा होती है। तो कभी आपसे पूछेगा कि सबसे पहले अर्थक्वेक आता है तो कौन सी वेव्स ओरिजिनेट होती हैं या कौन सी वेव डेवलप होती हैं, तो वो है पी पी वेव्स। पी हाँ, सबसे पहले पी वेव्स होती हैं जो तीनों में चल सकती हैं, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। वैक्यूम में नहीं चल सकती हैं क्योंकि दे रिएक्ट एज ए साउंड वेव्स। अब ये स्पीड ज़्यादा होती, फ्रीक्वेंसी कम। एस मतलब सेकेंडरी वेव्स। दूसरी हैं, दे कैन ट्रेवल ओनली इन सॉलिड, ठीक है, वो केवल सॉलिड में चल सकती हैं, केवल सॉलिड में चल सकती हैं। उसके बाद एल वेव्स, इनको लव वेव्स भी कहते हैं और लिथोस्फीयर वेव भी कहते हैं। इनको सरफेस वेव भी कहते हैं। क्या? सरफेस वेव। सरफेस वेव यानी ये सरफेस पे चलती हैं और ये तीनों में चल सकती हैं, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। इनकी स्पीड कम होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन है ना, जो मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन है वो इन्हीं से होता है। कभी आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किससे होता है, तो डिस्ट्रक्शन इन्हीं से होता है, मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन, क्योंकि ये सरफेस पे चलती है। एपी सेंटर पर सबसे पहले यही दिखाई देती हैं। इनका जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा होता है और इनकी स्पीड कम होती है। ध्यान रखना, पी वेव्स की स्पीड ज़्यादा होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम होती है, और एस वेव की ये तो बीच में चलती हैं, ऐसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एल वेव्स को सरफेस वेव या लव वेव्स भी कहते हैं, और ये स्पीड कम होती है, फ्रीक्वेंसी इनकी ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा जो डिजास्टर हैं, जो भूकंप के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक हैं, वो मानव के लिए वो एल वेव्स हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई एल वेव। रिक्टर जो हैं एक, अच्छा, एक सीस्मोग्राफ होता है ना, आपको पता ही होगा कि सीस्मोग्राफ आपने पढ़ा होगा। सीस्मोग्राफ सीस्मोग्राफ क्या होता है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है ना, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है, ये एक यंत्र है, ठीक है। इसमें भूकंप को मापा जाता है, भूकंप से। ये क्या है? रिक्टर क्या है? ये 0 to 10 होता है। क्या? ये एक यूनिट है, 0 to 10, यानी किसी भी एरिया में अगर अर्थक्वेक आता है तो उसको रिक्टर में प्रेजेंट किया जाता है 0 to 10। ये ध्यान रखना। मार्केली जो है वो उसकी इंटेंसिटी, यानी ये 1 से लेकर 12 तक होती है, और ये एनर्जी बताता है, एनर्जी, इंटेंसिटी, कितनी उसकी इंटेंसिटी थी। तो मार्केली is used for intensity and Richter is used as a unit. Okay, next बात करते हैं एपिसेंटर की। एपिसेंटर इज ए रीजन, एक वो एरिया है जहाँ फर्स्ट टाइम फील किया जाता है सरफेस पर, ठीक है। तो एपिसेंटर क्या है? एक वो एरिया है जो जहाँ पर सबसे पहले सरफेस पर फील किया जाता है, ठीक है, महसूस किया जाता है उसको। और फोकस क्या है? वहाँ पर जहाँ पर ओरिजिन ऑफ
सेस्मिक वेव्स होता है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ सेस्मिक वेव, सेस्मिक वेव का ओरिजिन होता है, ठीक है। तो और सेस्मिक वेव का ओरिजिन होता है। तो ये हैं आपके, मैंने कुछ टर्मोलॉजी की बात की थी, तो सेस्मिक वेव की मैंने बात की, भूकंपी तरंगों की, सीस्मोग्राफ। अच्छा, 2-3 टर्मोलॉजी हैं जो आपको पता होंगी शायद, फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे सिस्मोलॉजी है ना, सिस्मोलॉजी इज ए साइंस स्टडी फॉर अर्थक्वेक, ओके, या स्टडी फॉर सेस्मिक वेव्स, दैट इज सिस्मोलॉजी। सीस्मोग्राफ इज ए इंस्ट्रूमेंट, एक यंत्र है जिसमें स्टडी फॉर द सेस्मिक वेव्स, ओके, सेस्मिक वेव्स का स्टडी होता है, दैट इज सिस्मोग्राफ। रिक्टर इज ए यूनिट टू एक्सप्रेस earthquake, that will be 0 to 10. And next is Mercalli. Mercalli is a measurement to identify energy or intensity, that is 1 to 12, that is 1 to 12, ये Mercalli होता है। फिर मैंने कहा कि एपिसेंटर वो रीजन होता है जहाँ फर्स्ट टाइम फील किया जाता है, महसूस किया जाता है अर्थक्वेक को, और फोकस वो एरिया है जहाँ पर जो सेस्मिक वेव्स हैं वो जन्म लेती हैं, यानी निकलती हैं, शुरू होती हैं, उसको कहते हैं हम लोग फोकस। तो ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग मिलेंगे वॉल्कनिज्म के साथ, यानी वॉल्केनो के साथ मिलेंगे टॉपिक में। थैंक यू।